आप सभी दर्शकों का शिक्षा की बात कार्यक्रम में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम शिक्षा की बात में शिक्षा से जुड़े जो व्यक्ति हैं, विशिष्ट पर्सनैलिटीज हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे शिक्षा की बात करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच जो हस्ती हैं, वो संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं और लंबे समय से विद्या भारती में कार्यरत हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो आप सभी के सामने मैं श्रीमान विजय कुमार नड्डा जी का स्वागत करता हूं शिक्षा की बात कार्यक्रम में। तो श्रीमान नड्डा जी, हम पूछना चाहेंगे कि आप कैसे संघ के प्रचारक बने और फिर विद्या के कार्य से शिक्षा के क्षेत्र में आप जुड़े। तो कृपया आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। जी, शिक्षा के बाद कार्यक्रम के सभी दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर साहब ने बात प्रश्न पूछा है कि राष्ट्र के सेवा के कार्य को जीवन का लक्ष्य कैसे बनाया। तो वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति ने जीवन में क्या करना है ये सब प्री डिसाइडेड रहता है, बाद में घटनाएं उसको शेप देती हैं। इसलिए कॉलेज में पढ़ते थे तो हम भी सामान्य कॉलेज के विद्यार्थियों की तरह थे। संयोग बना कि खेलने के नाम पर और शाखा में जाना शुरू हो गया। और शाखा में जाने के लिए भी हमारे क्लास फेलो थे जो एक साल जूनियर थे, तो उन्होंने संघ से परिचय करवाया और बस फिर उसके पश्चात ऐसा रंग चढ़ा कि वो इसी दिशा में आगे बढ़ते गए और समाज का, देश की परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद ऐसा लगा कि वन लाइफ वन मिशन, देश को कुछ ऐसे जीवन की आवश्यकता है कि जो अपना व्यक्तिगत कार्य न करके देश सेवा को भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाए। तो बस वो उसी लक्ष्य को धारण किया और आगे बढ़ते गए। नड्डा जी, आपने शाखा का जिक्र किया, तो जब हम शिक्षा और शाखा, तो इसमें क्या कोई तालमेल है? विद्यार्थियों को क्या कुछ सीखने को मिल सकता है शाखा से? वास्तव में हमारी शिक्षा की व्यवस्था पूर्ण न होने के कारण शाखा उसको पूर्णता प्रदान करती है। वैसे तो अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक हो तो शायद बिना शाखा गए भी नौजवान देश सेवा के पथ पर चल सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य है, शिक्षा पद्धति है, उसमें सिलेबस तो पढ़ाया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरा कोई देश भी है, मेरा कोई धर्म भी है, मेरी कोई संस्कृति भी है। जैसे मैं अपने कैरियर के बारे में सोचता हूँ, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता हूँ, अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ, तो देश भी मेरा एक बड़ा परिवार है, तो देश के बारे में भी मेरे को सोचना चाहिए। तो ऐसा वास्तव में वर्तमान शिक्षा में नहीं है। और दूसरा, शिक्षा केवल ज्ञान या जानकारी का नाम नहीं है। शिक्षा में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सबका विकास आवश्यक है। तो वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें तो पीरियड लगाओ, अपना सिलेबस पूरा करो, अच्छी तैयारी करो, परीक्षा पास करो और आपको अच्छे अंक मिल जाते हैं। लेकिन उसमें आपके दिमाग का तो विकास हो रहा है, लेकिन व्यक्ति केवल दिमाग नहीं है, व्यक्ति के अंदर मन भी है, उसके अंदर दिल भी है, जैसे कहते हैं हार्ट which bleeds for the poor। तो उस हार्ट को भी खुराक देनी पड़ेगी। तो आज की शिक्षा व्यवस्था में ना शरीर के विकास के लिए कोई व्यवस्था है, ना मन के विकास के लिए कोई व्यवस्था है। और उसी का परिणाम है कि आज सर्टिफिकेट और डिग्री होल्डर तो बहुत बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी आगे आ रही है, लेकिन
उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व का होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो वास्तव में शाखा उसकी पूर्ति करती है। शाखा में जब नौजवान जाता है वहां पसीना बहाता है, खेल खेलता है, खुलकर हंसता है और उसके शरीर का विकास होता है। और फिर जब वो आपस में चर्चा करता है देश, समाज, धर्म, हमारा इतिहास, हमारे महापुरुष, तो उसके मन में स्वतः ही और देश और समाज की सेवा करने का संकल्प जागृत होता है। और इसलिए शाखा और शिक्षा वास्तव में दोनों साथ साथ चलने आवश्यक है। तभी हम देश में डिजायर्ड रिजल्ट, जो हम परिणाम चाहते हैं, जिस प्रकार का युवा हम चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गीता पढ़ने से पहले आप फुटबॉल खेलो। अगर आपको फुटबॉल ठीक खेल लिया तो गीता अपने आप समझ में आ जाएगी। ऐसे लोकमान्य तिलक के जीवन की तो ऐसी रोचक घटना है कि वो जब कॉलेज में पढ़ते थे तो एक बार उनका एक दोस्त उनको मिलने आ गए। और सर्दी का मौसम था, जनवरी फरवरी का। तो जैसे ही दरवाजा नॉक किया तो देखा कि तिलक जो है वो तिलक का सारा कमरा पानी से गीला है और वो उसको साफ कर रहे थे। तो दोस्त ने मजाक किया कि भाई गर्मियों में कमरा धोना तो समझ में आता है, यहाँ इतनी ठंड है और आपने सारा कमरा गीला किया है। तो तिलक मुस्कुराए। तिलक ने कहा कि भैया ये पानी से ही धोया है, मैं अभी एक्सरसाइज करके हटा हूँ। तो ये जो है गीलापन जो है ये मेरा पसीना है। तो वही कारण था कि लोकमान्य तिलक को तो अंग्रेज ने निपटाने के लिए मांडले जेल भेज दिया था कि शायद वहां से वापस ही नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को ऐसा तैयार किया था तो उन्होंने तो गीता रहस्य की रचना कर दी वहां पे। उन्होंने जेल को भी इंजॉय किया। तो इसलिए भारत में कहीं ये चूक हुई है कि हमने शिक्षा को केवल सर्टिफिकेट और एकेडमिक्स तक सीमित कर दिया। ना उसमें शरीर के विकास का कोई प्रावधान है, ना मन के विकास का है। और उसका परिणाम है कि जितना भी इंटेलिजेंट लॉट है वो अपने परिवार के बारे में थोड़ा बहुत सोचता होगा, लेकिन परिवार से बाहर उसकी कोई दृष्टि नहीं है। तो इसका अर्थ है कि शिक्षा ने अपना काम नहीं किया। शिक्षा को पूर्ण तो तभी मानेंगे जब शिक्षित व्यक्ति मोर रिस्पॉन्सिबल होगा टुवर्ड हिज ड्यूटीज, टुवर्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, टुवर्ड सोसाइटी, टुवर्ड फैमिली, टुवर्ड नेशन, तभी तो उसको शिक्षित कहा जाना चाहिए। तो इसलिए जो आपने प्रश्न किया था, तो शिक्षा और शाखा ये वास्तव में जो शिक्षा की इस समय जो कमी है उसको शाखा पूरा करती है। इसलिए आवश्यकता है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था और मदन मोहन मालवीय जी का जो संस्कृत में सुभाषित भी है, श्लोक भी है, शाखा शाखा ग्रामे ग्रामे। अर्थात गांव-गांव के अंदर मलखंड होना चाहिए, कुश्ती का होना चाहिए, ग्राउंड ऐसा होना चाहिए, ग्राउंड में युवा पीढ़ी जानी चाहिए। सभी महापुरुषों का आग्रह रहा है। तो इसलिए इसको आगे पूरा करने की आवश्यकता है। जी नड्डा जी, आप विद्या भारती से जुड़े हैं। ऐसा देखने में आता है कि आपके विद्यालयों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो एक विशेष धर्म के पढ़ते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में शायद इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। और शिक्षा को और विद्यालय को इस नजरिए से विचार करना भी नहीं चाहिए। और विद्या भारती ऐसा विचार करती भी नहीं है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे विद्यालयों में सभी धर्मों के लोग, सभी विचार रखने वाले लोग के बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। और पिछले साल तो असम में मुस्लिम बच्चे ने ही स्टेट में टॉप किया। हाँ, तो इसलिए वो पत्रकारों के लिए तो बड़ी न्यूज का मटेरियल था। लेकिन हमारे लिए रूटीन की बात थी, क्योंकि हम बच्चों को उस चश्मे से देखते नहीं है। बच्चा बच्चा है और छात्र छात्र है।
उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका धर्म क्या है। मैं समझता हूँ कि शिक्षा को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारे विद्या मंदिरों में अच्छी संख्या में ईसाई, अच्छी संख्या में मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए ऐसा। और आपके जो विद्यालय चलते हैं उसमें किस इनकम रेंज के बच्चे पढ़ते हैं, इसके बारे में आप दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? हमारे विद्यालय में सभी प्रकार के रेंज के विद्यार्थी आते हैं। ये निर्भर करता है कि विद्यालय जो है वो किस लोकेलिटी में है और किस बैकग्राउंड में प्रारंभ हुआ, क्योंकि हमारा कोई व्यवसाय नहीं है, हमारा प्रॉफिट अर्न करना उद्देश्य नहीं है। हमारी इच्छा है कि सामान्य व्यक्ति की रीच में शिक्षा रहनी चाहिए, और इसलिए हम सामान्य टारगेट ऑडियंस जो समाज का सामान्य वर्ग है उसको रखते हैं। तो इसलिए लेकिन कुछ विद्यालय हैं जहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी फीस है, तो वहाँ पर समाज का उच्च वर्ग भी आता है। लेकिन ज़्यादातर विद्यालय की भी संयोग की बात है या आश्चर्य की बात है कि आज पेरेंट्स के लिए भी शिक्षा के आधार पर विद्यालय का मूल्यांकन करना ये शायद दूसरे नंबर की चीज बन गई है। अभिभावक भी विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एसी रूम है कि नहीं है, बस एसी है कि नहीं है, फीस अगर कम है तो भी बहुत अच्छे पेरेंट्स को लगता है कि शायद स्कूल हमारे स्टेटस का नहीं है। तो इस कारण से हमारे अधिकांश विद्यालय डोनेशन से चलते हैं, विद्यालय को जमीन डोनेशन से मिल गई, कमरे किसी ने बनवा दिए। तो इस कारण से कई बार हम उस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह नहीं दे पाते। तो इसलिए हमारे यहाँ समाज का सामान्य वर्ग की टारगेट ऑडियंस है, तो और वो अच्छी बड़ी संख्या में आता है। और एक और अच्छी बात है कि हम सामान्य फीस में, बहुत कम भी नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं, और सामान्य फीस में हम बहुत आश्चर्यजनक परिणाम दे रहे हैं। इसलिए और वैसे भी कहा जाता है कि जो बड़े लोग हैं वो सामान्यतः झोंपड़ी में से निकलते हैं। तो यद्यपि हमारे यहाँ झोंपड़ी से लेके और मेट्रो सिटी तक के विद्यालय हमारे आकर्षण का केंद्र है, तो ज़्यादातर विद्यालय हमारे सामान्य वर्ग के लिए। नड्डा जी, ऐसा सुनने में आया है कि पिछले दिनों आपके विद्यालयों ने इंडस्ट्रीज के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू साइन करने की पहल की है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक है। शिक्षा नए नए प्रयोग करना, नया सोचना, अपने समय से आगे की सोचना, उसी का नाम है। तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि पंजाब की हमारी जो इकाई है उसमें अनेक युवा लोग, अनेक नई सोच वाले लोग जुड़े हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उनके सुझावों का ही परिणाम है कि हम नए नए जिसको आयाम कहते हैं, नए नए रास्ते निकाल रहे हैं। उद्देश्य यही है कि हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र की प्लेसमेंट अच्छी हो, उसको अच्छी प्रकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, और सबसे बड़ी बात है कि हम संस्कार युक्त शिक्षा, ये हमारे आग्रह का विषय रहता है। तो अभी पिछले दिनों हमने कंप्यूटर के क्षेत्र में जो बहुत जानी मानी कंपनी है HCL, उसके साथ एमओयू साइन किया है, और हमारे 100 से अधिक बच्चों ने उसका टेस्ट भी देने वाले हैं। तो इसलिए एमओयू हमने HCL से भी साइन किया, और बाकी एमओयू पाइपलाइन में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा से बात चल रही है, डीएवी यूनिवर्सिटी से बात चल रही है। ऐसा लगता है कि बड़ी जल्दी हम अच्छे प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों से और व्यावसायिक संस्थानों से, वास्तव में डॉक्टर साहब भारत में शिक्षा कभी भी फीस लेकर शिक्षा देना, ये भारत में कोई मॉडल नहीं है शिक्षा का। हमने पूरी दुनिया को मॉडल दिया है। तो उसमें हमारे यहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड शिक्षा कभी नहीं रही है, और उसका परिणाम था कि हमारा जो कुलगुरु रहता था, हमारा जो प्रिंसिपल रहता था, हमारा जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन रहता था,
शासकों की आंखों में आंखें डालकर बात कर लेता था। क्यों? क्योंकि उसको उनसे ग्रांट भी लेनी होती थी। वो अपने समाज के सहयोग के को आधार बनाकर अपने विद्यालय चलाते थे। तो विद्या भारती वास्तव में उसी मॉडल पर जाना चाहती है। आज बच्चों से फीस लेना ये मजबूरी है, और इसलिए हम जितनी आवश्यक है उतनी ही फीस लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी जो मैनेजमेंट के लोग हैं या जो बाकी लोग सेवाएं लेते हैं, तो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसलिए हम कम से कम फीस में अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, लेकिन ये कब संभव है? क्योंकि हमारा मानना है कि हम तो सेवा करते हैं, लेकिन जो हमारा टीचर है उसका तो परिवार भी है, उसका तो करियर भी है। तो इसलिए हम उसको जितना अच्छा देंगे, जितना टीचर हंसता मुस्कुराता होगा, जितना वो अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं के प्रति निश्चित होगा, उतने प्रसन्न मन से और तन्मयता से वो बच्चों को पढ़ा सकेगा। तो इसके लिए हमने इंडस्ट्री से बात करना प्रारंभ किया है, और हमें आशा है कि इसमें इंडस्ट्री आगे आएगी। और अब CSR में बहुत इंडस्ट्री आगे आ भी रही है, और हमें भी 2-4 जगह से ऑफर है। तो हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर शिक्षा को सामान्य व्यक्ति की रीच में रखना, ये विद्या भारती का उद्देश्य है। नड्डा जी, कैसा परसेप्शन है समाज में कि जो ये विद्या भारती है ये दूसरे धर्म के बच्चों के साथ पक्षपात करती है? क्या ये सत्य है? मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा झूठ या इससे बड़ा मिसकंसेप्शन कुछ नहीं हो सकता। तो उसके लिए मेरा आह्वान है, निमंत्रण है, ऐसे जो हमारे मित्र हैं जो अंधेरे में जी रहे हैं या दूसरों के द्वारा फैलाए गए झूठ में समय अपना खराब कर रहे हैं, उनसे आग्रह है कि seeing is believing. They should visit our schools and they should confirm it by themselves. इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा, शिक्षा है, और हमारी संस्कृति में तो डॉक्टर जैसे अपने पेशेंट की ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना यहाँ तक कि उसका दुश्मन भी हो, तो जब वो एज ए पेशेंट उसके सामने आता है तो उसको पूरी ईमानदारी से ट्रीटमेंट देता है, क्योंकि उसको प्रारंभ से ही पढ़ाया जाता है कि बाकी दुश्मनी का हिसाब किताब करने के लिए जिंदगी पड़ी है, लेकिन ये जो प्रोफेशन है ये लाइफ सेविंग का प्रोफेशन है। तो मैं समझता हूँ शिक्षा तो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए विद्या भारती बच्चे का जाति, धर्म, उसका अन्य विचार, मान्यताएं, इनको कहीं भी विचार नहीं करती है। हम छात्र को छात्र के रूप में ही देखते हैं, और पूरी श्रद्धा से, और उसी का परिणाम है हमारे यहाँ तो टीचर भी ईसाई और मुस्लिम हैं, और बच्चे तो नहीं है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं वो भी उसी उत्साह के साथ वंदना करते हैं, उसी उत्साह के साथ सरस्वती। वास्तव में ये जो जहर है ये कुछ राजनेताओं द्वारा या स्वार्थी कुछ जिसको कहते हैं कि ऐसे लोगों के द्वारा फैलाया जाता है। सामान्य व्यक्ति, सामान्य मुस्लिम, सामान्य ईसाई भी सज्जन है, और वो भी देश और समाज और संस्कृति से जुड़ना चाहता है। और वैसे भी जो हमारे देश में DNA तो सबका ही किया, ये तो आपकी साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है। तो ये जो धर्म आया है ये तो कोई 100 साल पहले आया है, कोई 200, कोई 500, कोई 1000 साल पहले। तो DNA तो सबका हिंदू ही है, DNA तो हमारा भारतीय ही है। और इसलिए सामान्य मुस्लिम भी इस बात को, जब तक उसको कुरेद के ये बातें ना डाली जाए उसके दिमाग में, तो स्वभाव से वो सज्जन है, और स्वभाव से वो देश और समाज से जुड़ना चाहता है। विद्या भारती इसी लाइन पर हम सभी वर्गों के बच्चों से व्यवहार करती है, और हमें अच्छी सफलता मिलती है। नड्डा जी, ऐसा
सुनने में आता है कि जो आपके विद्यालय हैं वो मदरसों का एक हिंदू वर्जन है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपके विद्यालय मदरसों से भिन्न हैं? मेरे को लगता है कि जिसको मदरसे की जानकारी हो वो अगर हमारे स्कूल को विजिट करे तो बजाय हम उत्तर दे तो वो स्वतः ही उनको उत्तर मिलेगा। वास्तव में जहाँ तक मेरी जानकारी है मदरसे का भी जो मूल प्रकृति ठीक ही थी। जब स्कूल नहीं थे या उनको अपने धर्म की शिक्षा देने की आवश्यकता थी तो उस समय मदरसों की भूमिका ठीक रही होगी। लेकिन आज मदरसों का जो स्वरूप है वो केवल हम हमारे लिए या देश के लिए नहीं, स्वयं जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, जो रैशनल मुस्लिम है, जो अच्छा तार्किक लॉजिकल रीजनिंग से विचार करता है, वो भी चिंतित है। क्योंकि आज इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप कुरान के साथ साथ कंप्यूटर हो सकता है क्या। तो धर्म की शिक्षा देना ठीक है, लेकिन धर्म की शिक्षा विज्ञान गणित बाकी सब विषय जो आज की आवश्यकता है, तो इसलिए मदरसे में क्या होता है वो तो देश जानता है, बाकी लोग जानते हैं। और मदरसों का कुछ मदरसे होंगे जो आज भी ठीक भूमिका निभा रहे होंगे। अधिकांश मदरसों से जैसे मैंने कहा कि देश को नहीं स्वयं मुस्लिम बुद्धिजीवियों को भी आशंकाएं हैं, आपत्ति है। तो जहां तक विद्या भारती की बात है तो मैं समझता हूँ इन दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। विद्या भारती के जो विद्यालय हैं जैसे कहा कि वो आधुनिक शिक्षा, हमारी विद्या भारती विद्यालयों का जो फोकस है, केंद्र है, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और देश की मिट्टी से जुड़े संस्कार। तो तीसरी कोई बात है ही कि हमारा विद्यालय से और इसी का परिणाम है कि गुणवत्ता की दृष्टि से हमारा सामान्य विद्यालय भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर उसका हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए वो ठीक है ना भी जमता होगा, लेकिन जब परीक्षा परिणाम आते हैं या हमारे विद्यालय से निकला हुआ जो छात्र है, जब वो सबके सामने माता पिता के पैर छूता है, जब अपने गुरुजनों के पैर छूता है, तो बहुत लोगों को ईर्ष्या भी होती है कि काश हमारा बच्चा भी ऐसे विद्यालय में पढ़ा होता। तो इसलिए विद्या भारती के विद्यालय उत्कृष्ट एक्सीलेंस एकेडमिक्स, एक्सीलेंट एकेडमिक्स, उत्कृष्ट शैक्षिक और दूसरा संस्कार जो अपने देश के धर्म के संस्कृति के विरासत के महापुरुषों से, तो इसलिए मुझे लगता है इन दोनों की आपस में तुलना है। बेटा जी, आप समस्त भारत में विद्यालय चलाते हैं, तो आपके विद्यालयों में ऐसी क्या विशेषता है जो दूसरे कॉन्वेंट और जो बड़े-बड़े ग्रुप्स के जो विद्यालय हैं, उनकी तुलना में आपके विद्यालय में ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि जो आज के अभिभावक हैं, हम हमारी उम्र के जो अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को आपके विद्यालय में भेजें? तो इसके बारे में आप मैं थोड़ा समझता सा हूँ दर्शकों बहुत बहुत आवश्यक प्रश्न है। आज सामान्य जो अभिभावक है और विशेषकर युवा पीढ़ी के अभिभावक हैं, वो बच्चों में बढ़ती जिसको कह सकते हैं उद्दंडता कह लो, एरोगेंस कह लो, या अकेले रहने का या वर्ण करने की जो प्रवृत्ति, क्योंकि अधिकांश परिवारों में एक बालक है या दो बालक है, उसको लगता है कि सारे माता पिता की प्रॉपर्टी मेरी ही है, उसको शेयरिंग की कोई आदत नहीं है और उसकी हर इच्छा पूरी करने की क्षमता पेरेंट्स में है। इस कारण से उसको ना सुनने की आदत नहीं है और जैसे उसको ना कहीं से भी मिलती है, चाहे वो पेरेंट्स से मिलती है या समाज से मिलती है, वो एकदम वायलेंट हो जाता है। तो इसलिए पेशेंस हो, शेयरिंग का स्वभाव हो, ये आज जो समझदार पेरेंट्स हैं उन सबके लिए चिंता का विषय है। और स्वामी विवेकानंद कहते थे कि विद्यालय का रोल, टीचर का रोल बच्चे को वास्तव में
शिक्षा का एनवायरनमेंट देना है, और दूसरा उसको संस्कारों से, विद्या ददाति विनयम, ये हमारी संस्कृति में कहा गया। लेकिन आज शिक्षा विनय के बजाय उदंडता सिखा रही है। और किसी ने तो बड़ा अच्छा कहा था कि आज जो थर्ड डिविजनर है वो थर्ड डिविजनर जैसी खुरापात करता है, जिसका उतना ही लेवल होता है, उतनी की उसकी रीच होती है। लेकिन जो टॉपर्स हैं, फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे हैं, वो फिर उसी स्तर की गड़बड़ करते हैं। क्यों? जैसे मैंने पहले कहा कि हमने माइंड को तो ट्रेन कर दिया, हमने दिमाग को तो इससे प्रशिक्षित कर रहे हैं, लेकिन हार्ट को तो हमने कहीं एड्रेस ही नहीं किया। हमने उसके इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को, शेयरिंग को, और ये जो सारी सृष्टि है ये मेरे पापा की क्रिएशन नहीं है, इसमें कितने हजारों लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तो हमें उनके प्रति कृतज्ञ, थैंकफुल। लेकिन आज किसी विद्यालय में, बहुत कम विद्यालय में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। इसलिए मेरा तो आग्रह है कि सभी पेरेंट्स को, कि अगर बच्चे की आदतें ठीक रही, संस्कार ठीक रहे, दृष्टि ठीक रही, तो पढ़ाई तो अपने दम पर ही कर लेगा। आज उसको फिजिक्स का 2 नियम कम भी पता लगे, वो अगले साल उसको ठीक कर लेगा। लेकिन अगर उसके संस्कार बिगड़ गए, आदतें बिगड़ी, तो और उसका परिणाम है, आपके एमबीबीएस हॉस्टल में पीछे सर्वे हुआ था, तो कितनी शराब की बोतलें और उनके डस्टबिन और वहां स्टोर से निकलती हैं। अब ऐसे युवा अगर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या कहीं भी उच्च स्थानों पर जाएंगे, तो देश का भविष्य कैसा होगा हम समझ सकते हैं। इसलिए आज के अभिभावकों को तो मेरा आग्रह है, केवल विद्या भारती नहीं, जो भी विद्यालय संस्कार के ऊपर आग्रह करता है, चाहे वो रामकृष्ण मिशन के हों, चाहे माता अमृतानंदमयी के हों, चाहे डीएवी के हों, जो भी विद्यालय और पढ़ाई के साथ साथ संस्कार को फोकस करता है, वो पेरेंट्स को चुनना चाहिए। सीधा कॉर्पोरेट, वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी के अंदर का जो पर्सन है, unless you address that person, तो आपने जो पर्सनैलिटी, वो तो कुर्ता पजामा या पैंट कमीज बढ़िया काम के, जिसको आज बाह्य जगत में पर्सनैलिटी कहा जाता है, वास्तव में वो तो पर्सन अंदर होगा तभी तो उसकी पर्सनैलिटी निखरेगी। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि अभिभावक अपने विद्यालय का चयन करते समय केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ना देखें। इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहिए, बच्चे को अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ संस्कार। विद्यालय का वातावरण कैसा है, वहाँ के टीचर किस दृष्टि से बच्चों को डील करते हैं, वो बच्चों में शेयरिंग की आदत भी डालते हैं कि नहीं डालते हैं, टॉलरेंस की आदत डालते हैं कि नहीं डालते हैं। इन सब बातों को ऑब्जर्व करके ही पेरेंट्स को विद्यालय का चयन करना चाहिए। और इसी के साथ दूसरी बात जो मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आज कुछ सरकार के अंदर भी ऐसी होड़ चली है, और कुछ पेरेंट्स के अंदर भी कुछ इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, जो विद्यालय को और टीचर को विलियन के रूप में, थोड़ी सी फीस बढ़ गई तो धरना, थोड़ा सा टीचर ने कुछ डांट दिया तो धरना। तो मेरा आग्रह है कि बच्चे के मन में जब तक श्रद्धा पैदा नहीं होगी अपने टीचर के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति, अपने समाज के जो बड़े लोग हैं उनके प्रति, तो कल को पेरेंट्स के प्रति भी श्रद्धा नहीं होगी। क्योंकि बच्चे के अंदर श्रद्धा का जो कोशेंट है, श्रद्धा का जो एलिमेंट है, वही डेवलप नहीं होता। हमारी गीता में शायद इसलिए कहा गया होगा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा आवश्यक है। तो मेरा पेरेंट्स से आग्रह है कि आपको विद्यालय ठीक नहीं लगता, यू विथड्रॉ योर स्टूडेंट्स फ्रॉम दैट विद्यालय, कहीं से भी। लेकिन बच्चे के मन में, बच्चे के सामने विद्यालय की बुराई नहीं करनी चाहिए, उसके टीचर की बुराई नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है कि वो विद्यालय आपके स्तर का नहीं है, आप चुपचाप विथड्रॉ कर लीजिए,
बच्चे को कहीं और जगह दाखिल करवा दीजिए, लेकिन बच्चे के मन में आज टीचर के प्रति श्रद्धा खत्म हो रही है, विद्यालय के प्रति श्रद्धा खत्म हो रही है, कल को नंबर एज ए पेरेंट्स हमारा लगने वाला है। तो इसलिए इस बात को भी आज आवश्यकता है कि जो वर्तमान के अभिभावक हैं, और जैसे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार भी इन सब चीजों को जाने अनजाने एनकरेज कर रही है। और दूसरी बात कि पेरेंट्स को विद्यालयों में डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता है। आज दो प्रकार के सामान्यतः लोग विद्यालय चला रहे हैं। एक तो सरकार के अलावा, सरकार तो है ही है, प्लेयर सरकार तो भी प्लेयर है ही है, लेकिन उसके अलावा दो प्रकार के लोग हैं। एक तो है जो जिन्होंने अपना कैरियर बनाया है विद्यालय को, वो बिजनेस के रूप में चलाते हैं और वो अच्छी फीस लेते हैं और उस काम से अनेक प्रकार की समस्याएं, लेकिन ये संख्या बड़ी कम है। अधिकांश जो शिक्षा व्यवस्था टिकी है वो ऐसे सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के, सनातन धर्म के विद्यालयों का बहुत बड़ा इतिहास है, डीएवी के विद्यालयों का बहुत बड़ा इतिहास है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस द्वारा संचालित जो उनका विवेकानंद केंद्र है या मिशन है, रामकृष्ण मिशन है, उनके द्वारा चलाए गए विद्यालयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। और ऐसे विद्यालय गली मोहल्ले से लेकर पूरे देश में फैले हैं, उनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज दुर्भाग्य से पेरेंट्स और समाज और सरकार इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है। अगर वो कहेंगे केवल 8% फीस बढ़ा सकते हैं, तो जो 5,000 फीस ले रहा है उसके लिए भी 8% का है, जो 500 ले रहा है उसके लिए भी 8% का है। मेरे को लगता है कि सरकार को भी संवेदनशील होना चाहिए और पेरेंट्स और समाज को भी, अन्यथा सामान्य फीस पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने का एक डे ड्रीम ही बनकर रह जाएगा। तो ये भी मेरा साथ में जोड़ना है, इस प्रकार का विचार। नड्डा जी, कुछ ऐसी बातें आप अपने विद्यालयों के बारे में बताइए कि जो दूसरे विद्यालयों से आप अलग कर रहे हो, नया कर रहे हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे स्किल के क्षेत्र में हो। तो ऐसी कोई चीज जो सीधा आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। बिल्कुल ठीक है। वैसे तो विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में एक आंदोलन है, इसलिए कहाँ शुरू कहाँ खत्म यही संकट आता है। हमारे विज्ञान से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, स्किल से लेके, जो सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको लेके इतने प्रकार के प्रयोग और इतने प्रकार के प्रयास चलते हैं। तो मैं दर्शकों से आग्रह करता हूँ कि विद्या भारती के विद्यालयों को हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे तो अनेक बातें दिखाई देंगी। अभी हमने पंजाब के अंदर तो अनेक प्रयोग चल रहे हैं, पूरे देश में इस प्रकार के प्रयोग चल रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे का, जैसे मैंने शरीर के विकास की बात की थी, तो स्पोर्ट्स हमारे यहाँ स्कूल से, स्पोर्ट्स डे स्कूल में हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ से प्रारंभ करके स्टेट, इंटर स्टेट, ऑल इंडिया और ऑल इंडिया के बाद भी SGFI, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ तक हम बच्चे को लेकर जाते हैं ताकि बच्चे का केवल पढ़ाई पर ही फोकस ना रहे, उसके स्पोर्ट्स डेवलप हो। और उसका परिणाम है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी, विद्या भारती को SGFI ने अनेक अवार्ड दिए हैं हमारे बच्चों की प्रतिभा के ऊपर, उनके अनुशासन के ऊपर। तो ये स्पोर्ट्स, फिर साइंस का जमाना है, साइंस बच्चों की डेवलप होनी चाहिए, तो हम साइंस फेयर स्कूल से प्रारंभ करके और इसमें भी हम ऑल इंडिया तक बच्चे को लेकर जाते हैं। तो साइंस है, स्पोर्ट्स है, फिर जो बच्चे के अंदर अपने कल्चर से उसको कनेक्ट होना चाहिए, तो हम संस्कृति ज्ञान परीक्षा और
हमारे अनेक पूर्व छात्र हैं जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं जिन्होंने उत्तीर्ण की हैं, उनका भी अनुभव है कि हम बाकी बच्चों से आगे इसलिए निकल गए। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में तो हमारे और बाकी बच्चों के बराबर ही परफॉर्मेंस थी, लेकिन हम इसलिए सिलेक्ट हो गए कि हमें बचपन से संस्कृति ज्ञान परीक्षा के बहाने हम चौथी कक्षा से संस्कृति ज्ञान परीक्षा बच्चों को करवाते हैं और 12वीं तक चलता है। तो जो बच्चा चौथी से 12वीं तक हमारे विद्यालय में पढ़ता है तो उसका पक्का है कि वो आईएएस में जो इतिहास, समाज विज्ञान, अपने देश की संस्कृति से संबंधित आने वाले प्रश्नों में हमारे बच्चे को तो टिप्स पे होती है। इसलिए संस्कृति ज्ञान परीक्षा का है। फिर बच्चे के अंदर देने की प्रवृत्ति जगे। आज जैसे मैंने पहले बात कर रहा था मैं कि आज बच्चे में लेने की प्रवृत्ति है, क्योंकि सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा है कि जन्मदिन पर हम उसको गिफ्टों से भर देते हैं, उसके अलावा भी उसका पॉकेट मनी जितना मांगे उससे ज्यादा हम देते हैं, तो उसको लेने की आदत है, देने की आदत नहीं बन रही है। और जब तक देश के अंदर देने की प्रवृत्ति वाले नागरिक नहीं तैयार होंगे, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि प्रे टू गॉड ऑलवेज कीप योर हैंड इन अपवर्ड साइड, यानी देने की पोजीशन में अपना हाथ रखो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि मैं ऐसी स्थिति में रहूं कि मैं देने की स्थिति। तो विद्या भारती ये संस्कार बच्चों में देने के लिए हम सरस्वती पूजन पर समर्पण निधि का कार्यक्रम करते हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा, हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे वो अपनी पॉकेट मनी में से साल भर सेविंग करते हैं। और अभी मलेरकोटला की बड़ी रोचक घटना आई, 8वीं कक्षा की बच्ची तो समर्पण सरस्वती पूजन कार्यक्रम से 10-12 दिन घर में चोरी हो गई। चोरी में उसकी गुल्लक को भी चोर उठा के ले गए, तो बच्ची बड़ी परेशान हो गई। तो उसने 1000-1200 रुपए साल भर करके जुटाए थे। तो अब लेकिन बच्ची को लगा कि भी चोरों की गलती का खामियाजा गरीब बच्चों को क्यों भुगतना चाहिए, तो उसने फिर कमर कसी, फिर अपने रिश्तेदारों से, कुछ माता पिता से, कुछ गांव के मोहल्ले से इकट्ठा करके और 1200 से अधिक रुपए का समर्पण। तो ये वास्तव और एक नहीं ऐसे हजारों हमारे उदाहरण हैं कि हमारे छात्र हैं, आचार्य हैं, उनके अंदर समाज के लिए देने की प्रवृत्ति जगे। तो इसके लिए हमारा समर्पण का कार्यक्रम चलता है। फिर अनेक प्रकार के ओलंपियाड, अनेक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा, यानी हमारे बच्चे में और जो साथ में दूसरे स्कूल का बच्चे, उसमें यही अंतर है कि हमारे यहाँ एक्सपोजर बहुत मिलता है। हमारे स्टेट लेवल के बाद शिविर पहले संकुल लेवल पर, फिर जिला पर, फिर स्टेट पर, फिर इंटर स्टेट। तो बच्चे में अगर सांस्कृतिक भी कोई प्रतिभा है, उसके अंदर का जो कलाकार है, उसको भी प्लेटफॉर्म मिलता है। और यही परिणाम है कि हमारे बच्चे जब जहाँ भी जाते हैं, वो चाहे किसी जॉब में, तो वहाँ स्टेज को वो लीड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस 5वीं 8वीं 10वीं तक ही अच्छा बन चुका होता है। तो इसलिए हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, अपनी प्रतिभा को अलग अलग जगह पर प्रकट करने का मौका मिलता है। तो इसलिए हमारे विद्यालय इन सब कारणों से, ये मैंने छोटी सी बात बताई, ऐसे कितने ही और उदाहरण हमारे पास। लता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शिक्षा विभाग डॉक्टर सुरेश के साथ इस कार्यक्रम में आप आए। आपने शिक्षा से जुड़ी अनेकों बातें, अनेकों भ्रम दूर किए। हमारे दर्शकों के मन में जो विद्या भारती को लेकर, संघ के विद्यालय को लेकर जो शंकाएं थी, वो आपने दूर की। अंत में आप कोई मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं तो वो आप प्लीज दीजिए। बहुत अच्छा है। संदेश के नाम पर तो इतना ही है कि समाज, अभिभावक, पेरेंट्स और सरकार और बुद्धिजीवी, इन सबको शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। और शिक्षा नई पीढ़ी के निर्माण का एक बहुत प्रभावी माध्यम है। किसी ने कहा भी है कि भविष्य जो है वो टीचर की उंगली पकड़कर विद्यालय से बाहर निकलता है। इसलिए शिक्षा को हमें प्राथमिकता
और शिक्षा संस्कार युक्त हो, ये और ध्यान देने की आवश्यकता है। और नई शिक्षा नीति आई है, उससे पूरे देश को बहुत आशा है, उम्मीदें हैं। तो हम सबको उस शिक्षा नीति को भी धरातल पर लागू करना चाहिए और हमें 2047 के भारत की तैयारी करनी चाहिए। अभी हम 75 वर्ष मना रहे हैं, 25 साल बाद हम देश के 100 साल मनाएंगे। तो 100 साल में प्रत्येक नौजवान के मन में विश्व गुरु भारत, सुपर इंडिया इज सुपर पावर, ये संकल्प हमें आज के युवा में डालना होगा। आज का जो हमारा दूसरी चौथी का बालक है, उसके मन में ये हमें लक्ष्य है, उसके मन में इस सिंचित करना होगा, ताकि हम आने वाले समय में ढूंढे से भी ना दर्शन हो, दीन दुखी के यहाँ कभी, अन्न वस्त्र गृह आत्मज्ञान के भरे रहे भंडार सभी। विश्व गुरु सिंहासन पर फिर बैठे भारत माता, दिखे पुनः संसार चरण में, माँ को शीश नवाता। मैं समझता हूँ कि हम सबका यही लक्ष्य रहना चाहिए। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ थे विजय कुमार नड्डा जी, संघ के वरिष्ठ प्रचारक और विद्या भारती से जुड़े हुए लंबे समय से। आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए और अगले एपिसोड में हम फिर से आपकी मुलाकात एक शिक्षाविद और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े किसी विशिष्ट व्यक्ति से कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।